एक बार हम सब जोरदार तालियां बजा के गुरु जी का अभिनंदन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। जोरदार तालियां बजाइए। धन्यवाद, गुरु जी आपका। गुरु जी बहुत 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 स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का, स्वागत है गुरु जी, आपका स्वागत है। अभिनंदन जी आपका गुरु जी, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। मैंने अब सबको म्यूट कर दिया है और मैं अब गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि वो अपना माइक्रोफोन ओपन कर ले, माइक्रोफोन खोल ले और हमारे को संबोधित कर। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों के गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो सभी लोगों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की, प्रकटोत्सव की बहुत सारी बधाइयां। दूसरी चीज, जो इनोवेशन है, इसके लिए मैं हमेशा कुछ नया रास्ता दिखाने वाले हमारे परम प्रिय, परम श्रद्धेय श्री राजेश चेतन भाई जी का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और जिस प्रकार से आपने ये सीरीज शुरू करी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने अभी इसके बारे में जो डिटेल्स में सुना, ये तो गजब का कार्य हो रहा है। एक घर बैठे बैठे हम लोग बहुत प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं और समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का ये एक अच्छा प्रयोग है और इस प्रकार की बातचीत से, अवसाद से हम लोग बचते हैं, एक नया उत्साह आता है और लगता है कि हमने दिन में कुछ किया। महामारी पर बात करना मैं शुरू करूंगा और मैं जो बात करूंगा उसके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय संबंध आदि सभी पक्ष लेने की कोशिश करूंगा। ये जो महामारी है, ये सामान्य महामारी नहीं है। महामारी तो दुनिया के अंदर कई बार फैली है और पूरी दुनिया अनेक बार बहुत बड़े बड़े संकटों से गुजरी है। लेकिन ये वाली जो महामारी है, ये संकट बहुत अलग किस्म का है। इसलिए नहीं कि इसमें बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए भी नहीं कि इसमें बहुत सारे देश इन्वॉल्व हैं, इसलिए नहीं, इसलिए भी नहीं कि इसका इतने दिनों बाद कोई टीका नहीं खोजा गया, कोई दवाई नहीं खोजी गई, ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दरअसल मैं इस महामारी को एक वैश्विक युद्ध की तरह से देख रहा हूं। कुछ समय पूर्व की बात है, टीवी 9 पर मैं बैठा हुआ था, समारे जी एंकर कर रही थी वो शो को, और उस शो में जब कोरोना की बात चल रही थी तो मैंने उसमें कहा था कि ये सामान्य बीमारी से मत समझिएगा, ये असामान्य है और ये क्रिएटेड है। इसीलिए कोरोना की फैमिली को तलाशते तलाशते बहुत वक्त लग गया और अभी तक हम इसके आरएनए को समझ नहीं पा रहे हैं और इसलिए अभी तक इसका कोई ठोस टीका नहीं है। जो बाकी चीजों की दवाइयां हैं उसमें ये काम, उससे इस बीमारी की रोकथाम का काम लिया जा रहा है। और ये जो एक चीज शुरू हुई है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये अभी थमेगी नहीं, अनेक वर्षों तक ये चीज रहेगी और छोटे मोटे कई प्रकार से आप देखेगा कि ये चीजें चलेंगी। अचानक कोई रोग फैलना शुरू हो जाता है, ये मेरा अपना विचार है, इससे आप स्वीकार नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये मेरा अपना विचार है और जो मैं इसके माध्यम से बात कहना चाह रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर स्वीकार लीजिएगा। आप लोग देखते होंगे कि अचानक एक दो साल में कोई नई बीमारी शुरू हो जाती है और वो बहुत तेजी से फैलती है और उसमें कोई शुरू में दवाई नहीं होती, फिर अचानक उसकी दवाई आती है और वो दवाई काफी महंगी मिलनी शुरू होती है। तो ये इसी प्रकार की कोई ना कोई साजिश होती है। बहुत सारे रोग जनरेट किए जा सकते हैं, बहुत सारे वायरस जनरेट किए जा सकते हैं और ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक छोटा मोटा हिस्सा है, या टेस्टिंग है और इससे कभी कभी दवाई कंपनी को बहुत बड़े फायदे होते हैं। दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिन देशों का प्रशासन दवा कंपनियों के हाथ में, एक तरीके से देखा जाए उनका दबाव इतना ज्यादा है कि उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत बड़ी बड़ी सरकारें भी नहीं कर पाती हैं। तो
दूसरा जो इस पर खतरा है वो ये है कि इस प्रकार की चीजें आगे जाकर कहीं आतंकवादियों के हाथ ना लग जाएं। बीच में एक खबर उड़ी भी थी और मुझे लगता है उसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर रही होगी कि आतंकवादियों के पास छोटे परमाणु हथियार हो सकते हैं या आतंकवादियों के पास छोटे बायोलॉजिकल वेपन्स हो सकते हैं। तो अगर ये सच्चाई है तो निश्चित रूप से बहुत घातक है, क्योंकि भारत के इर्द गिर्द माहौल ऐसा है और अभी वर्षों तक ऐसा माहौल रहने वाला है कि भारत एक तरीके से युद्धरत रहेगा, क्योंकि भारत की जो लोकेशन है वो इस तरीके की है कि भारत को उस युद्धरत रहना पड़ेगा। तो इसीलिए आप ये जो महामारियां फैलती हैं इसे बहुत गंभीरता से लीजिए, और कोई भी किसी भी किस्म की महामारी हो उसका एक इलाज है, वो तो निश्चित है, और वो आप नियमित रूप से घर पे करते रहिएगा। मैं पहले इसी की बात करता हूं। कोई भी महामारी उसे पकड़ती है, कोई भी वायरस उससे ज्यादा जल्दी पकड़ता है जिसकी अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए आज से सभी लोग अपने आप से ये शपथ ले, प्रण ले कि चाहे जबान कितनी भी लपलपाए, लेकिन 7 में से 5 दिन वो बेहद पौष्टिक भोजन करेंगे और 7 में से 4 दिन वो बेहद अनुशासित फौजियों जैसी या साधुओं जैसी दिनचर्या जिएंगे। ये बहुत जरूरी है। हालांकि मैं जानता हूं भारतीय जनमानस की मानसिकता को कि जैसे ही ये कोरोना का असर खत्म होता हुआ प्रतीत होगा, हम उसके 10-15 दिन के अंदर इसे भूल जाएंगे। हम अपने ढर्रे पे आ जाएंगे, हम फिर एक साथ बैठने लगेंगे, हम फिर इधर उधर की चीजें खाने लग जाएंगे, हम फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाना शुरू कर देंगे, हम फिर अपने बच्चों को वही सारी चीजें खिलाकर और शान समझने लग जाएंगे। लेकिन इस बार मत कीजिएगा, क्योंकि जितनी भी जानें दुनिया में गई हैं कोरोना से, इसमें 90% जान वो लोगों की गई हैं जिन लोगों को कोई रोग था या जिन लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी के संकट से गुजरना पड़ रहा था। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कम होती है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है डायबिटीज। तो जिन भी लोगों को डायबिटीज है वो अब डबली ट्रिपली ज्यादा मेहनत करना शुरू करें, अपने आप के ऊपर अपना ज्यादा ख्याल रखना शुरू करें और ऐसा भोजन सब लोग बनाना सीखें, बनाना शुरू करें जिस भोजन में पौष्टिकता बहुत अधिक होती है, शरीर ज्यादा मजबूत होता है। जबान जो कहती है उस पर बहुत भरोसा नहीं कीजिए, क्योंकि जबान एक बड़ी विचित्र चीज है, ये कुछ भी बोलती है और दांतों के पीछे चली जाती है और कपाल को जूते पड़वा देती है। इसलिए इस जबान का आप बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा और ऐसा भोजन घर में करना शुरू करिए जिससे आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बलवान हो, जिससे कोई भी महामारी एकदम असर ना करे। लेकिन जिस प्रकार का भोजन हम लोग करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है भोजन, सबसे बड़ी दवा है भोजन, बीमारी से लड़ने का सबसे बड़ा टीका है भोजन, और वही हमारा खराब होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। मैंने आश्रम में बच्चों का एक नियम बनाया है और मैंने ये उनको टारगेट दिया है, मतलब उसका संबंध कोरोना से नहीं है, मैंने उनको टारगेट दिया है और मैं बार बार आश्रम परिवार से ये कह रहा हूं कि इससे पहले की परेशानियां बहुत बढ़ जाए, शरीर को कब क्या हो जाए पता नहीं चलता। मैं भी एक ऐसी बाधा से जूझा आज से लगभग 5 साल पहले। तो उसके बाद चलना फिरना फिर आपका रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, उसके बाद आपका वेट आप पुट ऑन करने लगते हैं और बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। तो जब तक ऐसी समस्या नहीं है, रोजाना उसका सदुपयोग करें और रोजाना अपने शरीर को फिट रखने की कोशिश करें। कैलोरीज का जो आपका इंटेक है वो बहुत सीमित होना चाहिए, 1200 कैलोरी से ज्यादा जाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि इसका सीधा असर डायबिटीज पे पड़ता है, इंसुलिन पे पड़ता है, ये शुगर कर सकती है, और शुगर एक ऐसी चीज है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेजी से क्षीण करती है। तो इसलिए आपने काम क्या करना है, नोट कर लीजिए, पुरुष 35 ग्राम चीनी से ज्यादा चीनी नहीं लेंगे, स्त्रियां 25 ग्राम चीनी से ज्यादा चीनी नहीं लेंगे, एक वक्त में नहीं, एक दिन में, यानी पूरे दिन में
जो टी स्पून है, 1 टीस्पून में, छोटी वाली जो चम्मच होती है, 1 टीस्पून में लगभग 4 ग्राम चीनी होती है, ये याद रखिएगा। तो उसी हिसाब से अधिक 9 टीस्पून से ज्यादा कोई भी पुरुष जिसको डायबिटीज नहीं है वो कंज्यूम नहीं करेगा। ये एकदम ध्यान रखिएगा। जिसको डायबिटीज है वो जो डॉक्टर्स कहते हैं उनको और अच्छे से माने, उसका और अच्छे से पालन करें। और जिसको डायबिटीज नहीं है, 9 टीस्पून से ज्यादा चीनी नहीं लेनी है किसी हालत में। और इसका मतलब ये नहीं है मिठाई प्लस 9 टीस्पून ना, इसका मतलब यह है टोटल 35 ग्राम्स इंक्लूडिंग स्वीट्स। ये कोशिश अब आपने करनी शुरू करनी है कि किसी भी तरीके को से डायबिटीज को रोके। द रीजन बीइंग इंडिया इज बिकमिंग द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। टाइप 2 डायबिटीज इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट। तो आपको इसे रोकना है। ये सबसे बड़ा एजेंट बनता है रोग प्रतिरोधक क्षमता के कम होने का, और इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानियां आती हैं। घर में भी बच्चों को हाई कैलोरी फूड लेने से, खासतौर से जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं या जो बाहर ऐसा खाना है जिसमें जंक फूड कहलाता है, वो उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा है, लेकिन उस खाने की कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, उसे रोकी। कहीं हमें फैशन को रोकना पड़ेगा, कहीं हमें जीभ के लपलपाने को रोकना पड़ेगा, अन्यथा जब जब ये परेशानी आएगी वो सारे लोग संकट में आ जाएंगे और हर बार की परेशानी पिछली बार की परेशानी से बड़ी होगी। इसका ध्यान विशेष रूप से रखिएगा। आपको एक स्टडी बताता हूं कि अगर शुगर किसी ने ली है, चीनी ली है, एक बड़ी चम्मच चीनी ले ली है किसी चीज में, जैसे खीर हो गई या शिकंजी हो गई, दूध हो गया, तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम कम होती है, जिसे पिक करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। जी हाँ, इसलिए आप ये कोशिश कीजिए कि आप शुगर बहुत ज्यादा नहीं लेंगे, या जो कोल्ड ड्रिंक्स है ज्यादा नहीं लेंगे। फ्रिज में रखा हुआ पानी ये नहीं लें तो ज्यादा अच्छा है, अगर लें तो मिक्स करके लें। उसके साथ साथ आटा आप ताजा मार कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई भी फल या कोई भी सब्जी जैसे ही मार्केट से आए उसे तुरंत गुनगुने पानी में डाल दीजिए, तो वो तकरीबन 2 से 3 मिनट उस गुनगुने पानी में, और ये ठीक ठाक गुनगुना हो, गर्म भले ही ना हो लेकिन ठीक ठाक गुनगुना पानी हो, जहां वो 2 से 3 मिनट तक पड़ी रहे, फिर उसे अच्छे से रगड़ के साफ करके और फ्रिज में रखें। सोशल डिस्टेंसिंग ये बहुत जरूरी है, भारतीय परंपरा भी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और ये बीमारी जब खत्म हो जाएगी, बहुत जल्दी खत्म होगी ऐसा नहीं है, तो भी इसका पालन आप करते रहिए। हम लोग भोजन देते हैं जब एक दूसरे को तो हाथ से देते हैं, और उसमें ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े घरों को, पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा है कि भोजन सर्व करने से पहले या उसमें हाथ लगाने से पहले वो हाथ को अच्छे से धोते नहीं है। देखिए, हाथ को 20 सेकंड धोना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो साबुन का झाग होता है वो हमारे हाथ पर यदि 20 सेकंड रुक जाए तो कोई भी वायरस खत्म हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं 20 सेकंड तक हाथ धोने को। और ये कोई भी साबुन हो सकता है, इसमें किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है, ऐसी रिसर्चेस कहती हैं। इसलिए बहुत अच्छे से हाथ को धोने के बाद ही आप भोजन किसी को अपने हाथ से परोसिए, खासतौर से छोटे बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे अब जो बीमारियां आएंगी वो छोटे बच्चों को पकड़ेगी। इसीलिए आपको इनका बहुत ख्याल रखना है, उस तरीके से जैसे बुजुर्गों को इस बीमारी ने पकड़ा। लगभग 60%, एक स्टडी कहती है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसमें 60% वो लोग थे जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता या तो कम थी या वो बुजुर्ग थे। इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये अनवरत चलने वाली श्रृंखला है, उसमें एक ये बड़ा खेल हुआ है, आगे आने वाले समय में इससे बड़े खेल हो सकते हैं। इसलिए आप कौन सी दवाई उस वक्त काम आएगी ये तो डॉक्टर्स बताएंगे, वो खोज का विषय है उनके लिए, लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता एक कॉमन फैक्टर है। आप रोग प्रतिरोधक क्षमता को लगातार बढ़ाते रहिएगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं,
जो इस कोरोना ने हम लोगों को सिखाई है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जो दिमाग हमारा है, दिमाग लगातार बदलाव चाहता है, दिमाग ठहराव चाहता है, और इस समय जो हम लोग अपने आप को घरों के अंदर बंद किए हुए हैं, इसमें लगातार हम परिवर्तन करेंगे तो हमारे दिमाग में परिवर्तन भी होगा, सोच में परिवर्तन भी होगा और ठहराव भी होगा। तो जब दिमाग ठहरता है, जब उसमें अच्छे सकारात्मक सृजनात्मक परिवर्तन होते हैं, जब क्रिएटिविटी दिखाई देती है, तो ऐसे में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, हमारा हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा होता है। वहीं वो लोग जो बहुत ज्यादा निंदा, ईर्ष्या, इधर की उधर की इधर करना शुरू करते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। इसलिए क्रिएटिविटी हमें इस घर के अंदर बंद रहने से आ गई है और उसको हम बढ़ाएं। एक क्लोज बॉन्डिंग घर के अंदर शुरू हुई है, उसको हम बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो 2 उपक्रम हमसे करने के लिए कहे थे, उसका जो सामाजिक महत्व है वो तो है ही है, इसका मनोवैज्ञानिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसलिए अपनी जिंदगी में लगातार परिवर्तन किया कीजिएगा। जब सब कुछ ठीक हो जाए, सामान्य हो जाए, उसमें भी कोशिश कीजिए कि हफ्ते में 1 दिन इस प्रकार से निकालें जब हम क्रिएटिव एक्टिविटी करें, हम परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा बैठें, हम हल्का फुल्का खाएं। और अब से सब लोग एक नियम बनाएंगे कि 1 दिन का उपवास रखना है और उस उपवास में हमें उस मौसम के फल खाने हैं। मानता हूं बहुत सारे लोगों पर खूब सारा धन है, वो विदेशी फल खा सकते हैं, विदेशी फलों में स्वाद मिलेगा, लेकिन विदेशी फलों में वो रस, वो औषधि नहीं मिलेगी जिससे हमारा शरीर बेहतर हो सकता है। तो स्वाद की दृष्टि से उसे खा लीजिए, कोई बात नहीं, जाड़ों में तरबूज खा लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो मौसम का फल है, ऋतुफल, हम अपने देवताओं को भी ऋतुफल समर्पयामि कह के ऋतुफल चढ़ाते हैं, यानी उस मौसम का जो भी फल होता है वो चढ़ाते हैं। तो ऋतुफल का सेवन आप अवश्य किया करेंगे उपवास वाले दिन, और कम से कम 4 लीटर पानी जरूर पिया करेंगे। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। हाँ, किसी को कोई रोग है तो जो डॉक्टर ने कहा है उस अनुसार आप काम कीजिएगा। तो ये जो विषय आया, कोरोना ने एक हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि ये परेशानी है तो है क्या। तो इसका अभी तक जो मैंने बातचीत की वो ये है कि ये एक वैश्विक युद्ध की तरह से इसे लीजिए। ये युद्ध होते रहेंगे क्योंकि जो आहत हुए हैं देश वो भी चुप नहीं बैठेंगे। दूसरी बात यह है, इस युद्ध से निपटने के लिए, किसी भी प्रकार के वायरस से निपटने के लिए कौन सी दवाई कब आएगी ये तो हमें कुछ नहीं मालूम, जो दवाई बना रही है शायद उन्हें भी नहीं मालूम है। लेकिन एक चीज भारतीयों को जरूर मालूम है, परंपरा से 3300 साल लंबी आयुर्वेद की परंपरा से हमने ये सीखा है कि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को यदि अच्छे से बढ़ाते रहेंगे तो हम अपने को बहुत सारी परेशानियों से बचा ले जाएंगे। ये हमारा वो इतिहास है आयुर्वेद की परंपरा का। यद्यपि अगर देखा जाए पूरी तरह जो भारतीय चिकित्सा प्रणाली है ये तो 7000 वर्षों से भी ज्यादा पुरानी है। जैसे श्री राम के समय में सुषेण वैद्य हैं, लेकिन जो लिखित रूप से चीजें हमारे सामने आई हैं उसमें सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, वाग्भट संहिता, ये 3 प्रमुख हैं जो एक सामान्य जन, मेरे जैसा सामान्य जन जो डॉक्टर नहीं है वो भी पढ़ सकता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आपको काम करना है। व्यायाम करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए आप सुबह सुबह चाहे बेशक वहां से लौट के आने के बाद सो जाएं। यज्ञ करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इसलिए यज्ञ भी आप 4 दिन तो कम से कम 1 हफ्ते में अवश्य कर लिया कीजिएगा। तो सामान्य चीजें, कोई बहुत विशेष चीज नहीं है, और स्वादिष्ट चीजें भी हमारे यहाँ हैं, पौष्टिक चीजें भी हमारे यहाँ हैं। स्वाद और पुष्टि ये दोनों एक साथ अगर दुनिया में कहीं देखना है तो भारत से ज्यादा अच्छा सिस्टम कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारे पास तो इतनी लंबी परंपरा है स्वाद और पुष्टता की, तो हम उसका ध्यान रखें। अब इसका तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू आता है वो आता है आर्थिक। हम आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुके, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अगर मैं हर प्रकार का ज्ञान,
चाहे वो ज्योतिष का ज्ञान हो, मेरी अपनी सोच हो, या जैसे हर व्यक्ति के पास एक अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, उसके एक इंट्यूटिव फैकल्टी होती है, उन सब के आधार पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चीजें संभलेंगी, निश्चित रूप से अच्छी संभलेंगी, लेकिन चीजों को संभलने में लगभग 24 से 26 महीने का समय लगेगा। इसीलिए आप बहुत सोच समझकर अपने धन को खर्च कीजिएगा। इस वक्त फालतू खर्च करने का वक्त नहीं है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि आप तीर्थाटन मत कीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप दान मत दीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप नए कपड़े मत खरीदिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप गाड़ियां मत खरीदिए, क्योंकि अगर हमने धन को रोक के रख लिया तो मार्केट में सर्कुलेशन कम हो जाएगा करेंसी का, और हमारी इकोनॉमी और सफर कर जाएगी। तो ये सब करने से मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जिससे हमारे एसेट बिल्डिंग नहीं होती है, या जिससे हमारे पुण्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ऐसे खर्चे करना थोड़ा सा रोक दीजिएगा, और जब इन्वेस्टमेंट करें तो बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि इकोनॉमी में एक बबल क्रिएट होगा। ये बबल सितंबर के लगभग से शुरू होगा, और ये इस पर बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, ऐसा लगेगा एकदम चीजें तेजी से बढ़ रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो जरूर करना है आपको, क्योंकि ये जो लीड ले जाएगा इस वक्त इन्वेस्टमेंट में, वो बहुत तेजी से तरक्की करेगा और अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर ले जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट तो करना है आपने, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझकर, बहुत कैलकुलेटिव होकर ही करना है, नहीं तो इस बबल का शिकार आप हो जाएंगे। चीन में, अमेरिका में बहुत सारे लोग इस बबल का शिकार हो गए। इकोनॉमी की एक आदत होती है कि कभी कभी ये ऐसा लगता है कि जबरदस्त इसमें बूम आया है, लेकिन वह बूम बहुत ट्रांजिटरी होता है, छोटे समय के लिए होता है, या फिर वो जो बूम आता है वो बूम होता ही नहीं है, और अचानक खरीद फरोख्त बढ़ जाती है शेयर मार्केट में, और हमको लगता है कि वाह, अब तो सब बहुत बढ़िया हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो 2-3 या 4 दिन बाद चीजें नीचे चली जाती है और लोगों को बहुत नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निवेश करना है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों का माल लुट पिट जाएगा। तो निवेश तो करना है, आगे भी बढ़ना है। और मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा वैक्यूम अब क्रिएट होगा, और आप में से जो लोग इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करेंगे वो उस वैक्यूम के शहंशाह बन जाएंगे। उस वैक्यूम में देखिए, जो भी लोग अमीर बने हैं दुनिया में, वो उस वैक्यूम को भरकर ही बने हैं। उन्होंने उस वक्त में लीड ली है। तो इस वक्त में जो 26 महीनों में लीड ले जाएगा, ये बहुत तरक्की कर जाएगा। दुगना तिगना एसेट ये लोग अपना जोड़ सकते हैं। तो आप लोग जो है जो भी कुछ करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे, बस ये मेरा आपसे निवेदन है। बाकी कुल मिला के आपकी तरक्की होगी। अभी 16 अप्रैल से लेकर 20 जून तक का समय है जब हमें रिलैक्सेशन मिलना शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम आप सब चीजें बढ़िया हो जाएंगी। सामाजिक रूप से एक विप्लव होगा, और वो विप्लव की कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ऐसे हैं, दूसरी तरफ ऐसे हैं, मुस्लिम साइड में ऐसे हैं, या जो वो देश से कोई मतलब नहीं, वो समाज में डिवीजन डालने की कोशिश करेंगे, और इससे नुकसान होगा, समाज में इससे नुकसान होगा। बॉर्डर पर कुछ ऐसी गतिविधियां अब शुरू होंगी जिससे अब से लेकर जनवरी तक लगातार चलेगी, जिससे भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। उन्हें हम मारपीट के ठोक ठाक के ठीक कर लेंगे, लेकिन समाज में जब डिवीजन पड़ता है तो एक विप्लव शुरू हो जाता है, हमारी मानसिक शांति कम होती है, और बिजनेस के जो हमारे व्यापार के जो प्रतिष्ठान है वहां पर भी परेशानियां तो होती ही हैं। तो इस सबसे भी हमें सावधान रहना होगा। अब तक की जो मैंने बातचीत की है उसमें मैंने एक इसका राजनीतिक पक्ष लिया, अंतरराष्ट्रीय राजनीति और स्ट्रेटेजिक डिस्पोजिशन क्या है इस प्रॉब्लम का, मैंने उसके बारे में चर्चा करी है। मैंने इम्यून सिस्टम पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, और ये कहा है कि अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखिएगा जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप इस परेशानी से बचते रहेंगे। इम्यूनिटी में मैंने बहुत सारी चीजें जोड़ी, जिसमें भोजन प्रमुख था, और दूसरी चीज थी श्वास लेना। जितनी गहरी श्वास आएगी, आपके फेफड़े टाइट हो जाते हैं, और टाइट फेफड़ों को आप 40 सेकंड तक रोके रखते हैं,
ऐसे करके और बिना बहुत दम लगाए तो समझिए आप फिट हैं और आप किसी भी बीमारी को मात दे सकते हैं। लिवर का आपको ख्याल रखना होगा, इसलिए मैंने ठंडी चीजें, फ्रिज का पानी, क्योंकि फ्रिज का पानी पचाने में 6 घंटे लगते हैं लिवर को, जबकि गुनगुना पानी पचाने में 3 घंटे से कम समय लगता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं और मैं पुनः एक बार सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि भगवान महावीर, भगवान हनुमान जी सबकी मदद करें, सब पर कृपा करें। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आपके घर परिवार बहुत सुरक्षित रहे, आप सब लोग बहुत खुश रहें और राष्ट्र निर्माण में सदा इसी प्रकार से कार्यरत रहें। ये जो आपने पूरे देश को एक नई सोच दी है, ये इस सोच का मैं बहुत स्वागत भी करता हूं और आप सभी लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने अपने माइक ऑन कर लिए हैं, कुछ लोगों ने माइक ऑन कर लिया, बंद करें प्लीज, डिसिप्लिन खराब हो रहा है। कितने बजे आता है? लोगों ने माइक, तो हमें मिलाएंगे। तो कौन बोल रहा है भाई? गुरु कौन बोल रहा है ये? जी, कौन बोल रहा है ये? हेलो, देखिए जब यहाँ क्लास में आओ तो माइक बंद करके बैठा करो। गुरुजी, मेरे पास शब्द नहीं है आपके व्याख्यान के लिए। आपने कितने सरल तरीके से महामारी के बारे में हमको समझा दिया, मैं आपको नमन करता हूँ। और मैं ये प्रार्थना आपसे और करना चाहता हूँ कि ये एक व्याख्यान से हमको संतोष नहीं हुआ, आपको फिर हमको समय देना पड़ेगा और फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी मैं 15 मिनट का सेशन है सवाल जवाब का। कुछ हाथ उठे हैं, मैं उनका नाम लूंगा, वो अपना सवाल पूछेंगे और सवाल पूछ के माइक को ऑफ कर देंगे, तुरंत माइक को ऑन नहीं रखेंगे, माइक को ऑफ कर देंगे। सबसे पहले मैं ये, कोई सुनील शर्मा जी हैं, ये सवाल पूछना चाहते हैं। सुनील शर्मा जी, नमस्कार सर। सवाल छोटा पूछना, लंबा मत पूछना। नहीं, ज्योतिष की, हाँ गुरुजी नमस्कार। मैं सर ज्योतिष के साथ पूछना था, इसका टाइम कब तक रहेगा कोरोना का? माइक को ऑफ कर दीजिए, माइक को ऑफ कर दीजिए। ठीक है। गुरुजी बोल रहे हैं। गुरुजी का माइक ऑन करना पड़ेगा जी। गुरुजी माइक ऑन कर लीजिए, गुरुजी माइक ऑन कर लीजिए। हो गया, हो गया। बोलिए। तो 20 जून तक हम सभी लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। यद्यपि 16 मई से लेकर 16 अप्रैल से 16 मई तक हमारे पास मेडिसिन आएंगी, लेकिन फिर भी हमें ठीक होते होते, चीजें बेहतर होते होते 20 जून का समय आ जाएगा। यहाँ एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि जैसे ही लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन खत्म हो, ऐसा ना हो कि हम सब मार्केट दौड़ पड़े, हम सब मॉल दौड़ पड़े, क्योंकि ये एक ऐसा शत्रु है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, ये दिखाई नहीं दे रहा। किसको ये बीमार कर चुका है ये पता नहीं चल रहा, बाहर से कहीं कुछ नहीं दिखाई देता, सब नॉर्मल लगता है। इसीलिए 1 महीने तक कम से कम लॉकडाउन खुलने के बाद भी आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखिएगा और नाक को कवर जरूर करके रखिएगा और इम्यूनिटी स्ट्रांग करके रखिएगा। लेकिन 20 जून तक चीजें ठीक होने लगेंगी। दर्शना गुप्ता जी, माइक ऑन करके बोलिए। दर्शना जी, दर्शना गुप्ता जी, दर्शना जी बोलिए ना, माइक ऑन करके। दर्शना जी कहाँ चली गई? छोड़िए। पवन मोड़ा जी, भाई साहब को प्रणाम। भाई साहब, आपने ये तो बताया कि क्या क्या खाना नहीं खाना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना चाहिए। मेरा निवेदन यह है कि क्या पौष्टिक भोजन ले सकते हैं आज के सिनेरियो में, उस पर थोड़ा प्रकाश डालें। धन्यवाद जी। ये अच्छा प्रश्न किया। और दो चीजें हैं, दो चीजें जरूर सब लोग करते रहे। एक चीज तो ये है गिलोय का सेवन, और वैसे भी अब जो समय आया है गिलोय आप घर में भी लगा सकते हैं।
तो एक तो गिलोय का सेवन सब लोग जरूर करते रहिएगा, और एक पपीते की जो कोपले होती हैं, जो देसी पपीता होता है उसकी जो कोपले होती हैं, हालांकि मार्केट में पपीता वट्टी भी आती हैं कई ब्रांड्स की, तो उनमें से कोई आप एक अच्छी ब्रांड का कुछ ले सकते हैं। तो ये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं। और एक हफ्ते में 2 बार नीम का काढ़ा जरूर पी लिया कीजिएगा, या करेले का काढ़ा जरूर सब लोग पी लिया कीजिएगा। एक कप में नीम या करेला उबालकर वो पी सकते हैं, या नीम की कोपले चबा सकते हैं। नीम प्रतिदिन नहीं चबाना चाहिए, ये जहां तक मेरी जानकारी है, मैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि जो भी आयुर्वेदाचार्य हैं वो कहते हैं कि लगातार नीम, और युवाओं को तो लगातार नीम नहीं चबाना चाहिए, तो 3-4 दिन लगातार लिया, फिर एक दिन छोड़ा, फिर 3-4 दिन लिया। तो ये 3 चीजें लेने से, और व्यायाम और सांस भरने से या प्राणायाम करने से आपकी इम्यूनिटी एकदम डबल ट्रिपल हो जाती है। दोस्तों, 2 लोग ऐसे हैं जो बार बार माइक ऑन करके रखे हुए हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है माइक को ऑफ रखें। आपकी वजह से पूरी सभा डिस्टर्ब हो रही है। 2 लोग ऐसे हैं जो अपना माइक ऑन करके बैठे हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है माइक को ऑफ करें। संजय जैन साहब बोलिए। गुरुजी प्रणाम। राम। इन्वेस्टमेंट के लिए कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं, और आज के हालात में बैंकिंग सेक्टर पे आपकी क्या राय है? देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अभी एक कॉन्ट्रडिक्शन शुरू होगा। ये मुझे लगता है कि ये जून के लगभग से लेकर और मार्च तक बैंकिंग सेक्टर में कुछ कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, कुछ द्वंद्व रहेंगे, प्रोसीजर्स को लेके कुछ इश्यूज रहेंगे, लेकिन उसका आम जन पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और वहां भी चीजें धीरे धीरे ठीक होंगी। कारण शायद ये भी हो सकता है क्योंकि अभी हमें एकदम निवेश चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, लिक्विड चाहिए, और लोग वो डिमांड करेंगे, गवर्नमेंट वो देना चाहेगी, लेकिन बैंक को देने में उसमें दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी, अपने प्रोसीजर्स के चलते, अपने रिसोर्स के चलते। बैंकिंग सेक्टर कुल मिला के ठीक रहेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी चाल नहीं मिलेगी, लेकिन 1 वर्ष बाद चाल मिलेगी। तो जो लोग अभी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करना चाहते हैं वो काम थोड़ा थोड़ा शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये दिमाग में रखकर कि तेजी इसमें 1 वर्ष के बाद ही होगी। तो 2 वर्ष मान के चलें कि आज से जो काम वो शुरू करेंगे उसमें 2 वर्ष तक वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे, और जितना धन है वो खर्च कर सकते हैं, मानिए 100 रुपए खर्च कर सकते हैं, तो वह 30 से 40 रुपए ही खर्च करें, बाकी को बचा कर रखें। हाँ, 26 महीनों के बाद तेजी आएगी, इसका लाभ उन लोगों को जरूर होगा जो लोग अभी लीड ले जाते हैं और 2 वर्षों तक धैर्य से रहते हैं। एक और चीज मैं आपको यह बताना चाहता हूं, बहुत सारी चीजें हमारी डिसएसोसिएट होंगी चीन से, बहुत सारी चीजें हमारी डिसएसोसिएट होंगी अमेरिका से, तो एक नया मार्केट अब क्रिएट होगा, एक नई इक्वेशन वर्ल्ड में इमर्ज कर रही है। अभी इसकी सुगबुगाहट है, ऊपर ये दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में आप सब लोग बहुत विजिलेंट रहिएगा कि अचानक एक मार्केट क्रिएट होगा। ये मार्केट जो लोग विजिलेंट हैं वो फटाक से पकड़ लेंगे। ये मार्केट गारमेंट्स का हो सकता है, ये मार्केट इलेक्ट्रॉनिक चीजों का हो सकता है, ये मार्केट मेडिसिन का हो सकता है। तो इसमें विजिलेंट रहिएगा और जिसको मौका मिले तुरंत उसको पकड़िएगा। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि कुछ नए देशों में एक्सपोर्ट करने का मौका मिलेगा हमें, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं एक्सपोर्ट करने में वो एकदम विजिलेंट रहिएगा, तुरंत नया मार्केट पकड़िएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यह है कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा। पवन कंसल जी, जगदम्बा कटलरी वाले पवन कंसल जी। नमस्ते। राम भाई जी, कैसे आप लोग? सब आपका आशीर्वाद है। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, और सबके दर्शन हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये बढ़िया बात है कि इस लॉकडाउन में भी अपने सुरेश जी दिख रहे हैं, नथुराम जी दिख रहे हैं, राजेश जी, जय माता दी सबको। गुरु जी, सबसे पहले तो मैं एक जो है विषय वो कहना चाहूंगा, कभी आपने 3-4 साल पहले एक
घोषणा करी थी कि 2020 में गांव-गांव में जो है वो उद्योग धंधे लगेंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी गांव-गांव में। और एक्चुअली मेरा सब्जेक्ट है तो मैं इस पे निगाह रखे हुए था। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है ऐसी घोषणा की थी और आज वो सब हो गया है, समझिए आप। अरे आपकी बात जो है ये बिल्कुल हो गई है और हम लोग बड़े प्लानिंग में हैं कि अब हम गांव में ही काम करें और बहुत ज्यादा जॉब्स क्रिएशन करें। दूसरा जो आपने एक ये बात कही है, मेरा ये सवाल है कि बबल क्रिएट होगा और शॉर्ट टाइम बूम, जरा इसके विषय में थोड़ी सी और क्लियरिटी दे देंगे तो बड़ा सहायता होगी। धन्यवाद, नमस्कार। जी जी, बहुत इस प्रश्न को जो श्री कंसल भैया ने पूछा है, ये सभी लोग समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि सडनली मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। यद्यपि इकोनॉमिस्ट और भी इसको डिटेल से बताएंगे, लेकिन मैं कुछ देशों के आर्थिक इतिहास का अध्ययन करने के बाद बता रहा हूँ कि अचानक इन्वेस्टमेंट शुरू होता है। कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं जिसकी वजह से तेजी से मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और लगता है कि एकदम मार्केट इतने हजार की जंप ले गया है, एकदम से बहुत सारे सेक्टर्स आ रहे हैं सामने खुलकर, अब बहुत निवेश होगा, अब बैंकों से मदद मिलेगी और अब 20% 30% प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। और इनफैक्ट आना शुरू भी होता है। बहुत सारी पॉलिसीज इसमें आती हैं, टैक्स रिबेट मिलती है और रिलीफ मिलते हैं अलग अलग किस्म के। तो हम लोग बहुत तेजी से एकदम से इन्वेस्ट कर देते हैं। इकोनॉमी ये उठती नहीं है, उठाई जाती है। इकोनॉमी में दो चीजें होती हैं, एक तो इकोनॉमी खुद धीरे धीरे उठती है। आप में से ज्यादातर लोगों ने देश का वो समय देखा है जब आप लोगों ने लगातार मेहनत करी है। व्यापारियों का इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा रोल है, ये मैं जानता हूं, ये जो भी अध्ययन करता होगा वो समझ सकता है। यद्यपि क्रेडिट उसका बहुत कम मिलता है उनको, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है। तो आप लोगों ने ये देखा है कि किस तरीके से धीरे धीरे पाई जोड़कर आप लोगों ने या आपके बुजुर्ग लोगों ने उस इकोनॉमी को डेवलप किया और यहां तक हम लोग पहुंचे हैं। यही जो है ये है डेवलप्ड इकोनॉमी, ये नेचुरल ग्रोथ है इकोनॉमी की। और दूसरी क्या होती है, एक ग्रोथ डेवलप एकदम से कर दी जाती है और उसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेजर्स होते हैं, सरकार पे ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं और कुछ वैश्विक कंपल्शंस भी होते हैं कि ऐसा लगता है बहुत पैसा आ गया और ये मार्केट एकदम ओपन हो गए और इन मार्केट में अब एकदम से निवेश करना शुरू कर दो और हम जो है जीत जाएंगे, बस बहुत सारा पैसा हमारे पास आना शुरू हो जाएगा। यहां तक कि चीन भी इस फेर में पड़ गया था एक बार, अमेरिका इस फेर में पड़ चुका है, ऑस्ट्रेलिया इस फेर में पड़ चुका है, ब्रिटेन इस फेर में पड़ गया और बहुत नुकसान उठाया ब्रिटेन ने। तो ये जो होता है ये क्रिएटेड होता है, ये डेवलप्ड नहीं होता है, ये क्रिएटेड होता है। इसमें कुछ सेक्टर्स ऐसे लगते हैं कि बस अब इसमें बहुत सारा कुछ आ गया, लेकिन आधारभूत स्तर पर कोई काम नहीं होता है। अब यहाँ पर निवेशक निवेश कर देते हैं, एकदम से जोश में आकर निवेश कर देते हैं और जो निवेश करते हैं वो अपने आधार पर नहीं, बैंक के आधार पर कर देते हैं। अचानक चीजें रुकने लगती हैं। उसके बाद जब वो रुकने लग जाती हैं तो जब चीजें नीचे आती हैं तो हम फिर अपने रूट्स को देखते हैं, वहां रूट्स होती नहीं, फिर अपनी फाउंडेशंस को देखते हैं, फाउंडेशन वहां होती नहीं, तो निवेशक जो होता है वो एकदम लड़खड़ाकर गिर जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। और उसको जो लगता था कि अब यहाँ से 30% मिल जाएगा, ये गवर्नमेंट सपोर्ट आ जाएगा, तो पता लगा सारी चीजें मॉरेटोरियम पे चली गई, अब कहीं से कुछ नहीं आ रहा। और इन्वेस्टमेंट का तो गणित आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, 100 रुपए की जरूरत है, 99.5 भी अगर आपने खर्च कर दिया और 50 पैसे बच गए हैं तो वो 99.5 बेकार हो जाएंगे। तो इस चक्कर में निवेशक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि एकदम से लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन पता लगा बिल्स तक अप्रूव होने मुश्किल हो गए बहुत सारी जगहों पर। तो ये एक बबल क्रिएट होता है और इसका आधार नहीं होता। तो अगर इन्वेस्टर सचेत नहीं है तो इसमें उलझ हो जाता है। जो सचेत होता है वो इस समय में भी किंग बन जाता है। बहुत अच्छा। ये कोई अंशुमन खन्ना है, अंशुमन खन्ना सवाल पूछिए। अंकल नमस्ते, अंशुमान खन्ना मुरादाबाद। आपका बहुत आशीर्वाद रहा है मुझ पे बचपन से और आपने काफी गाइड किया है बचपन से। अंकल मेरा एक सवाल ये था कि मेरा काम ही अभी इन्वेस्टमेंट्स का है, हम लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं।
एक जो डिलेमा फेस करते हैं वो ये करते हैं कि जब कंपनी में स्ट्रगल हो रहा है, खास करके आजकल के एनवायरनमेंट में, तो काफी लोगों को निकालना पड़ता है मजबूरन नौकरी से। तो उस गिल्ट को कैसे डील किया जाए? थैंक यू। देखिए, इसमें हम इंडिविजुअल लेवल पर, जितनी मेरी समझ है अंश भैया, कि इसको हम इंडिविजुअल लेवल पर कितना डील कर पाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है। लेकिन सरकारी कुछ मदद आएगी, कुछ सरकारी सहायताएं इस प्रकार से बने, और इसके लिए जो इन्वेस्टर्स एसोसिएशन से वो प्रेशर ग्रुप का काम कर सकती हैं। अगर वो इस प्रकार से सरकार को कहें कि आप इस पैसे को मिनिमम गारंटी स्कीम में या मिनिमम सिक्योरिटी स्कीम में लेकर रखेंगे, तो अगर सरकार इस पर तैयार हो जाती है तो इन्वेस्टर के गिरने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो मान लीजिए कोई इंडस्ट्री से पैसा अचानक निकालना भी पड़ा, तो वो इंडस्ट्री नहीं गिरेगी। ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, दुनिया के कई देशों में है, चीन में है ये, ऑस्ट्रेलिया में ये है। तो वो मिनिमम गारंटी लेवल है सरकार की तरफ से रहता है कि अगर इस सेक्टर में अचानक एकदम से डिसइन्वेस्टमेंट शुरू भी हो जाए तो भी ये सेक्टर सस्टेन कर जाए, ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सा ये कोशिश करनी पड़ेगी, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर या कुछ प्रेशर ग्रुप ऐसा बनाकर कि जो कोई गिल्ड बनाकर, कोई मार्केट ऐसा एसोसिएशन बनाकर कि वो स्कीम सरकार इंश्योर करे कि मिनिमम सब्सिस्टेंस जो है किसी भी सेक्टर का, वो सरकार इंश्योर करे कि रहेगा, जिससे कि अचानक डिसइन्वेस्टमेंट हो भी तो फर्क ना पड़े। आपका जो सवाल अंशु भैया, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत प्रिसाइज क्वेश्चन आपने पूछा ये, लेकिन इसका आंसर बहुत बड़ा है। मैं चूंकि इकोनॉमिस्ट नहीं हूं तो आप हो, लेकिन मैं बस थोड़ा सा जानता हूं, वो मैं बता रहा हूं। क्योंकि अमेरिका की साइड से और स्पेन की साइड से, कनाडा की साइड से बहुत पॉसिबल है कि डिसइन्वेस्टमेंट बहुत सारी जगहों पर हो, और वहीं कुछ नए एक्टर्स आएंगे और वो इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी कि देश की जनता चीन से नफरत करेगी और कहेगी कि यह इनको हम इन्वेस्ट नहीं करने देंगे। लेकिन मजबूरियां कुछ ऐसी रहेंगी कि चीन का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जो मुझे लग रहा है, जो मैंने 2016 से अब तक के ट्रेंड में देखा भी, कि हमने एक और चीनी सामान की होली जलाई, वहां चीन से हमारा ट्रेड 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया, जो चीन के लिए पॉजिटिव है, हमारे लिए नेगेटिव है। तो इस प्रकार की अगर मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल सरकार गारंटी करती है, तब तो हम डिसइन्वेस्टमेंट से नुकसान उठाने से बच जाएंगे, अन्यथा ये नुकसान हो सकता है। और विभू अतुल पूछिए। विभू अतुल सवाल पूछेंगे क्या? प्रणाम गुरुजी। मुझे जानना था कि आपने अभी कहा कि आगे जो बीमारियां होंगी वो छोटे बच्चों को इफेक्ट करेंगी, तो उन बीमारियों का क्या नेचर होगा? विल दे बी वायरल इन नेचर अगेन? हाँ, most of the disease which have occurred so far or which would occur in future, by and large they'll have their basis in virus. Some of the other kind virus diseases, particularly waterborne viral diseases, will spread, and the time will begin from July to September. So everybody has to take care of the viral diseases from July to September, और जो खराब समय उसको 1 महीना और जोड़ लेना चाहिए, तो लेट्स से अक्टूबर। तो जुलाई से अक्टूबर तक वाटरबोर्न डिजीजेस स्प्रेड हो सकती हैं, एवरीबडी हैज टू टेक केयर ऑफ। और उसमें जो सबसे बढ़िया चीज है वो क्या है? पानी को उबालिए और उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रखिए और पीना शुरू करिए। बच्चों को वही पानी पिलाना है जो आप उबाल के ठंडा करते हैं। बाकी किसी पानी में वो दम नहीं होता जो बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सके। जो उबाल के ठंडा किया गया पानी होता है, इसी में दम होता है कि ये बीमारियों से लड़ने के लायक बनाता है। वन थिंग। सेकेंड, इफ द चाइल्ड इज अबव 3 years of age, so teach him प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है? हमारे लंग्स खुलते हैं। जैसे हमने गहरी सांस ली और
अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है तो 40 सेकंड तक मिनिमम इस सांस को फेफड़ों में रोक सकता है। दम नहीं लगाना, यूं नहीं करना है, बड़े आराम से बैठे बैठे 40 सेकंड तक रोकना है। एंड दिस वी हैव टू टीच टू आवर चिल्ड्रन। अगर ये दो चीजें बच्चे कर रहे हैं तो वो बहुत सारी डिजीजेस से आराम से बच जाएंगे, आराम से बच जाएंगे। ये दो चीजें तो आप जरूर कराते रहिएगा। और उसके साथ साथ वो जो जंक फूड है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें बहुत तेजी से कम करनी पड़ेगी। द रीजन बीइंग मोस्ट ऑफ द जंक फूड इज फ्रीज फूड, और जो फ्रीज फूड होता है ये बच्चों के अंदर वायरल अटैक के रास्ते खोल देता है, ऐसा समझ लीजिए। तो ताजी खाना बच्चा जितना खाएगा उतना अच्छा रहेगा, मैदा जितना कम खाएगा उतना अच्छा रहेगा, हाई कैलोरी डाइट जो है जितना कम खाएगा उतना अच्छा रहेगा। विटामिन डी, जिसके भी यहाँ पर यूथ, जिसके घर में बड़े या छोटे बच्चे हैं, वो कृपा करके ध्यान रखें कि विटामिन डी शरीर में कम नहीं होना चाहिए। एंड देयर आर सेवरल वेज टू टेक विटामिन डी from the nature directly. Stand for 20 minutes at least, either between 6 to 7 or between 11 to 1, just in front of the sun. ठीक है ना? Do basking. तो आप दिन में 2 घंटे अगर बच्चे को धूप में खड़े करते हैं, एसी से दूर रखते हैं, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। एसी की बात पर एक सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोग मेरे अपने परिवार के लोग हैं, 27 से नीचे के टेम्परेचर पर एसी मत रखा कीजिएगा, क्योंकि हमारे शरीर उसके लिए नहीं बने। 27 तक, और 27 बहुत अच्छा होता है, अगर आप देखें तो 27 की ठंड शरीर के लिए बहुत होती है। इससे ज्यादा नीचे जब हम एसी करते हैं, चिल्ड जिसे कहते हैं, 16, 17, 18, ये बच्चे की इम्यूनिटी को बहुत तेजी से कम करते हैं। चिल्ड वाटर और चिल्ड रूम, इन दोनों को अवॉइड करिए, बच्चा फिट रहेगा, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हफ्ते में 2 दिन गिलोय और पपीता वटी दे दिया कीजिएगा। आज का आखिरी सवाल संजय गुप्ता। संजय गुप्ता जी बोलिए। संजय गुप्ता। आप प्रणाम गुरु जी। जी राम राम जी, राम। सर मैं एक चीज जानना चाहता था, आपने 2 बार कहा भी गिलोय लेना है, तो गिलोय को हम किस प्रकार से ले सकते हैं, ये थोड़ा सा मेरे को बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन और था, मैं क्या महसूस कर रहा हूँ लॉकडाउन के टाइम में जितने यंग बच्चे हैं, कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि वो अपना जो समय है गेम में और में इसमें अपना समय खराब कर रहे हैं। तो चेतन जी से भी मेरा एक अनुरोध है कि एक ऐसा सेशन किया जाए जिसमें कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सके, ताकि उनको बताया जा सके कि इस लॉकडाउन के टाइम में वो अपने समय का कैसे बढ़िया से बढ़िया सदुपयोग कर सकते हैं। संजय भैया मेरी ओर से आप गुरुजी से प्रार्थना कर लो, मेरी ओर से आप गुरुजी से प्रार्थना कर लो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, बच्चों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर। ये दोनों ही चीजें बड़े महत्वपूर्ण हैं। देखिए, गिलोय के पाउडर के रूप में भी आता है, गिलोय वटी के रूप में भी आता है, और जो अगर आप गमले में लगाएंगे तो उसकी डंडी का भी आप सेवन कर सकते हैं, ऐसे चबाकर। तो गिलोय तीनों में से किसी भी रूप से आप ले सकते हैं, काढ़ा भी बना के आप ले सकते हैं। तो ये 4 तरीके हैं गिलोय के लेने के। ताजी गिलोय भी ले सकते हैं, पाउडर या गोली के रूप में भी ले सकते हैं, काढ़ा भी उसका बना सकते हैं। हफ्ते में 2 दिन तो एक सब लोग नियम बना ही लें गिलोय लेने का। दूसरी बात आती है स्क्रीन टाइम। देखिए, स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ता जा रहा है। अब स्कूल्स कॉलेजेस भी ज्यादातर स्क्रीन पर काम करवाने लग गए हैं। उनके जो होमवर्क्स हैं वो स्क्रीन पर आप या तो यूट्यूब पर देते हैं, ये एक फैशन बनने लगा है। तो पहली चीज तो यह है कि बच्चों को जो प्रोटेक्टिव लेंसेज होते हैं वो ला के दें। वो पावर लेंस नहीं होते, प्रोटेक्टिव लेंस होते हैं, तो वो ला कर दें कि जितना टाइम वो स्क्रीन पर रहेंगे पढ़ने के लिए, अब तो मजबूरी है, यद्यपि इसका विरोध कीजिएगा आप लोग स्कूल्स में, तो उतने समय जब वो स्क्रीन पर रहते हैं तो वो चश्मा लगा के रखेंगे। एक बात। दूसरी चीज ये है कि कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं, लेकिन ये अपने डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा। कुछ आई ड्रॉप्स आती हैं, वो हमारी जो नर्व्स हैं इसे मजबूत कर रहती हैं। जब हम बहुत सारा स्क्रीन पर टाइम देते हैं, खासतौर से बच्चे, तो उनकी आंखें वीक होने लग जाती हैं और उनकी आंखों की जो डायरेक्शन है वो खराब होने शुरू हो जाती है। तो इसीलिए वो ड्रॉप्स वो जरूर डालें, और इस तरीके से एक्सरसाइज बच्चों से 1-2 मिनट जरूर करने को कह दीजिए। ऐसे करके आंखें उनको घुमानी है। तो इससे क्या होगा कि बच्चे का जो आंख का हिस्सा है वो बेहतर होगा।
एक चीज मैं और सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ब्रेन को लगभग 70% पानी हर वक्त चाहिए, और जब हम लोग स्क्रीन के टच में बहुत ज्यादा रहते हैं तो हमारे ब्रेन का पानी भी खुश्क होता है। तो इसीलिए जो स्क्रीन के टच में रहते हैं वो सारे लोग पानी बहुत ज्यादा पिया करें, तो ब्रेन को 70% पानी रहेगा तो इरिटेशन आदि प्रॉब्लम से वो दूर हो सकते हैं, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज जो ब्रेन में होती हैं वो ठीक रहेंगी। लेकिन फिर भी बच्चों को एक टाइम नियत कीजिए कि इस टाइम से ज्यादा मोबाइल नहीं रहेगा। एक दो बार शोर मचाएंगे क्योंकि मोबाइल एक एडिक्शन है, तो वो चीखेंगे चिल्लाएंगे, करने दीजिए। वो खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, कोई भूखा नहीं रहता, सब अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। तो एक व्यक्ति सख्ती करे, दूसरे व्यक्ति प्यार कर ले, खाना बच्चा खा ही लेगा थोड़ी देर बाद रो धो कर। लेकिन उसको स्क्रीन से बचाने की कोशिश जितनी ज्यादा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। पूरी तरह तो नहीं बच सकते, लेकिन एक चीज और है कि जब हम स्क्रीन पर अलर्ट पोजीशन में बैठकर काम करते हैं, जरूरी काम निपटाते हैं, तब का जो हमारा माइंडसेट होता है या बॉडी रिस्पॉन्स होता है वो अलग होता है। जब हम केवल प्रमाद के लिए हर वक्त स्क्रीन पर जुटे रहते हैं, उस वक्त जो हमारा बॉडी रिस्पॉन्स होता है वो अलग होता है, वो खराब होता है। तो काम, बच्चों से कहना काम करना है तो आप अलर्ट पोजीशन पे बैठें, वो प्रोटेक्टिव लेंस लगा लें और काम करें। जब वो काम करें तो ये ध्यान रखें कि 40 मिनट से ज्यादा एट ए टाइम काम नहीं करें। 40 मिनट के बाद थोड़ा सा टहल लें, आंखों को हल्के से छपाका दे दें या ऐसे ऐसे आंखों रगड़ना नहीं, मतलब इस तरीके से आंखों कर लें या खीरा रख लें, पानी पी लें और फिर करें। तो वो वक्फे के साथ अगर वो काम करेंगे तो उनकी आंखों पर फिर कम असर पड़ेगा। आंखों से ज्यादा असर पड़ता है दिमाग पर, वो भी असर उनका रिड्यूस होना शुरू होगा। बाकी मैं बच्चा पार्टी के साथ किसी दिन बैठ जाऊंगा और उनको अच्छे से डरा दूंगा, चिंता नहीं कीजिए। गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल तो बहुत सारे अभी हैं पर समय हो गया है, 1 मिनट भी हमारे पास नहीं बची है, रामायण का भी समय हो गया है। मैं एक बार रुको, मनीष नहीं बोलना। बच्चों का सेशन रखो जी, बच्चों का सेशन। हाँ ठीक है, माइक हाँ रख लीजिए। अरे सुनिए, मेरे को सुनिए सब लोग, मेरे को सुनिए। तो अनम्यूट किया है, एक बार तालियां बजाइए गुरु जी के लिए, तालियां बजाइए गुरु जी के लिए। राजेश भैया जी बोले गुरु जी। मैं चलते चलते, क्योंकि आजकल सब लोगों के मन थोड़े से बुझे हुए से हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। स्वागत, सुनाइए। सब लोगों के लिए ये 4 पंक्तियां हैं। मैं ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे अपनी उदासी दूर करने के लिए लिखी थी। गुरुजी मैंने सबको म्यूट करिए। आप अपने आप का फोन खोलिए गुरुजी, अपना माइक खोलिए, माइक खोलिए, अब बोलिए। जी। तो ये जो जिस दिन दीप जल रहे थे, उदासियां बहुत फैली हुई थी, तो उन उदासियों से लड़ने के लिए मैंने ये 4 पंक्तियां लिखी थी और वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप लोगों की भी उदासी दूर होगी इस कामना के साथ। जी। ये डगर बड़ी लंबी है और बीच में खाई खड़ी है, ये डगर बड़ी लंबी है और बीच में खाई खड़ी है, समय बड़ा ही विकट है, सब पर खड़ा संकट है, पर हम भी कम नहीं हैं, डरते किसी से नहीं है, बस एक हुंकार करेंगे, निश्चित कर जीत करेंगे, निश्चय ही जीत करेंगे, निश्चय ही जीत करेंगे। मैं तुमसे दूर खड़ा हूँ पर दिल से वैसे जुड़ा हूँ, अभी अलग थलग रहता हूँ पर प्यार तुम्हें करता हूँ। हम फिर से जल्द मिलेंगे, फिर से घूमे टहलेंगे, पर अभी हुंकार भरेंगे, निश्चित ही जीत करेंगे, निश्चित ही जीत करेंगे। माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। जय जगता जी कल्याण मंत्र बोलेंगे, जय जगता जी कल्याण मंत्र।
एक जनता जी कल्याण मंत्र बोलेंगे। सर्वे भवन्तु तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। ये बताइए क्लास रेगुलर करें या बंद कर दें? चालू रखें जी, चालू रखें या बंद कर दें? बहुत आनंद आ रहा है जी। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिजनेस क्लास में हमारे समितियों में आप टॉप पे हैं। ज्यादा क्लास कर दिया आपने बिना खर्चे के। खर्चे की बात जरूर करेंगे। उसको भी साधुवाद देना चाहता हूँ मैं। गुरु जी आपने ना राम 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 कर लो, दूसरे से राम राम कर लो भैया। राम 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 हम सबको सबको राम, सबको राम। जयंती की शुभकामनाएं। सब लोग को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु सबका कल्याण करे। जी प्रणाम। नमस्कार। नमन कर लो भाई। राम राम जी भैया, राम राम। राम राम जी। नमन कर लो सर। मन जी आपको राम राम जी। राम राम, राम राम भैया जी। सबको, सबके परिवारों को राम राम और बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु सबका कल्याण। हनुमान जयंती की भी आपको हनुमान जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो जी। और जब सब ठीक हो जाए तो आप सब लोग आश्रम जरूर पधारिएगा और यहाँ एक दिन हमारे साथ भोजन कीजिएगा।